Assalamu alaikum viewers. I'm grateful. I hope you will all be fine. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सब मेरी इस सेगमेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं. You all love मोहम्मद अली जिन्ना very much. You all love पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है, वो पाकिस्तान वो हमारा घर है जिसकी हिफाजत सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पे नहीं, मैं बार बार ये कहती हूँ, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पे ही नहीं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ाना की बुनियादों पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं इस पाकिस्तान की सालमियत को कायम रखने के लिए. हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वी शुड लव एंड वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर पाकिस्तान. आज के नए इवेंट्स को शुरू करने से पहले मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइबर्स को कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस भी आप देख सकें. व्यूअर्स, आज के वाक़ये को कुछ इस तरह से है कि भोपाल एक शाही रियासत थी हिंदुस्तान में, जिसकी रानी ने अपनी ज़िंदगी में भोपाल की रियासत की तमाम जायदाद को मुसलमान बच्चियों की तालीम के लिए वक्फ कर दिया था. रानी के इंतकाल के बाद रानी के दामाद ने, सन इन लॉ ने, उस ज़मीन को वापस करने की कोशिश की और बल्कि वापस ले लिया और मुसलमानों को उसकी सारी सहूलियात से महरूम होना पड़ा और मुसलमान बच्चियों की तालीम मुतासर होने लगी. भोपाल के मुसलमान बहुत परेशान हुए और वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास जब वो वकालत किया करते थे और बहुत नामवर वकील थे, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना से मिले आके भोपाल के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को सारा वाक़या बताया कि किस तरह से भोपाल की रानी ने, जिनका अब इंतकाल हो चुका है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुसलमान बच्चियों की तालीम के लिए अपनी जायदाद वक्फ कर दी थी, लेकिन उनके सन इन लॉ जो है वो अब इस पर रेजिस्ट कर रहा है और वो इसके ऊपर कोई भी इख्तियार देने को तैयार नहीं है. तो मोहम्मद अली जिन्ना, आपको मालूम है, तालीम के हवाले से बहुत कॉन्शियस थे और ख़वातीन की तालीम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ करते थे. जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुसलमानों से वो केस ले लिया कि जी ठीक है, मैं इस केस को लड़ूंगा. व्यूअर्स, केस शुरू होता है और पहले दिन जब अदालत में पहुंचते हैं दोनों फ़रीक़ैन, तो पहले फ़रीक़ैन ने, अच्छा दूसरी जानिब क्या हुआ कि जब मुसलमानों ने ये वकील किया तो जो रानी के दामाद थे उन्होंने भी बड़ा ही नामवर, हिंदुस्तान का उस वक्त का नामवर वकील था, उसको हायर कर लिया. अब पहला दिन शुरू होता है अदालत का, तो जब रानी के साइड के जो लोग हैं, उनका जो वकील था, जिसको मैं कह रही हूँ कि बहुत नामवर वकील था, वो जब वो कोर्ट में दाखिल होता है तो वो एक करो फ़र्क के साथ, बहुत ही शान के साथ 20 के करीब कहते हैं कि जी उसके असिस्टेंट्स थे जिन्होंने बड़े बड़े ट्रंक और वो बड़ी बड़ी लॉ बुक्स उठाई हुई थी, वो अदालत में दाखिल होते हैं. और थोड़ी देर बाद मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों के वकील, एक छोटी सी किताब बगल में दबाई आ जाते हैं अदालत में और आके खामोशी से बैठ जाते हैं. अदालत में केस शुरू होता है, दलाइल शुरू हो जाते हैं. जो मुखालिफ वकील है वो जो 20 असिस्टेंट्स के साथ बड़ी बड़ी लॉ बुक्स को लेकर आता है, जो वो शुरू करता है अपना केस और दलाइल शुरू हो जाते हैं. जब दलाइल शुरू होते हैं तो पूरा दिन गुजर जाता है और वो रानी का दामाद का जो वकील है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बड़ी बड़ी किताबों के रेफरेंसेस उन अपने फेवर में कोट करता है कि जी ये हमारा हक़ है, रानी के जो सन इन लॉ हैं उनका ये हक़ है. दूसरी जानिब मोहम्मद अली जिन्ना खामोश रहते हैं. इसी तरह से व्यूअर्स, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और वो डेली बेसिस पर इसी शान के साथ वकील आता है और अपने दलाइल देता है, मगर मोहम्मद अली जिन्ना रोज़ाना बेसिस के पर किताब बगल में दबाकर आकर बैठ जाते हैं और कोई भी बात नहीं करते. मुसलमान बड़े परेशान हैं कि क्या बनेगा हमारे केस का, और वो लग रहा था उन्हें कि जी हम तो हार जाएंगे. मोहम्मद अली जिन्ना तो कोई बात ही नहीं कर रहे. जब उस मुखालिफ वकील ने तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए, उसके बाद अदालत मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ मुड़ के कहती हैं कि आपने जिन्ना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फेवर में, अपने डिफेंस में. तो मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं, वही किताब जो बगल में दबाई होती है वो उठा के, उसका पेज खुला हुआ है और वो अंडरलाइन हुई है, एक लाइन को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, और वो इसी तरह खुली किताब जज के सामने रख देते हैं. और जज, उस लाइन पे क्या लिखा हुआ है व्यूअर्स? उस लाइन पे ये लिखा हुआ था, लिखने उससे पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा. जैसे किताब रखी और उसके बाद कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने जज को, ये जनाब अली,
آپ تو اس کیس کو سننے کی جورسڈکشن ہی نہیں رکھتے، آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے اس کیس کو سننا، کیونکہ یہ لائن یہ کہہ رہی ہے کہ جس جائیداد کی ملکیت، جس جائیداد کی جو کاسٹ ہے وہ 1,00,000 روپے سے زیادہ ہو، اس کا فیصلہ کوئی عدالت نہیں کرتی بلکہ اس ریاست کا حکمران کرتا ہے، اور ریاست کا حکمران اپنی زندگی میں ہی اس جائیداد کا فیصلہ کر گیا تھا، جو کہ مسلمان بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ آپ تو اس کیس کو ہیئرنگ کرنے کی ہی جورسڈکشن آپ کے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ بات کی بات ہے۔ مسلمان بہت خوش ہو گئے، کورٹ نے ایگری کیا، پوائنٹ واز ویل ٹیکن، اور محمد علی جناح کی ذہانت جو ہے، دیکھ لیں کہ وہ بہت نامور وکیل کے سامنے ان کی ذہانت کی کیا بات۔ ویورز، ایک اور واقعہ محمد علی جناح کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاندھی جو تھے وہ ہندوستان کے جو لیڈر تھے ہندوؤں کے، وہ اپنے جسم پر صرف ایک چادر ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ محمد علی جناح سے ملنے کے لیے آئے، گاندھی نے اپنے پورے جسم پر تیل ملا ہوا تھا۔ محمد علی جناح کے پاس آئے اور محمد علی جناح ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد محمد علی جناح سامنے آتے نظر آ رہے ہیں۔ محمد علی جناح نے انتہائی خوبصورت کریم کلر کا، آف وائٹ کلر کا، ریشمی سلک کا بہت ہی خوبصورت شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی محمد علی جناح ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں، گاندھی اٹھتے ہیں اور لپک کے محمد علی جناح کے گلے لگ جاتے ہیں۔ ویورز، جیسے ہی گاندھی پیچھے ہٹتے ہیں تو محمد علی جناح کے لباس پر پورا گاندھی ڈرائنگ ہو چکا ہوتا ہے۔ محمد علی جناح اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہیں، گاندھی کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد خاموشی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، ڈریس چینج ہوتا ہے اور آ کر ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرے 2 دلچسپ واقعات بہت اچھے لگے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔